हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो हमने एनसीईआरटी के क्लास 6 की बुक को पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने आपको चैप्टर 1 हमारा सौर मंडल ख़त्म कर दिया है और पूरी बुक को हमने ख़त्म कर दिया है, मतलब पूरे चैप्टर को। और उस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हम अलग से निकाल के आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी उस चैप्टर्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उसको पढ़ाएंगे और इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट से आपका यहाँ से ही एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ से अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हम जो पीडीएफ आपको बनाए हुए हैं ये एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी दोनों बुक का क्या है, आपका मिक्सअप है। और दोनों बुक से ये हमने लिया है। दोनों बुक से जितने इम्पॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं, जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे लिए हैं। और आज हम आपको कुछ अलग पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपको याद रहे, थोड़ा ट्रिक से पढ़ाएंगे। तो आप सभी ट्रिक से पढ़िएगा ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कक्षा 6 अध्याय 1 हमारा सौरमंडल, ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि जो आपका सूर्य है वो सौर परिवार का मुखिया है। जैसे कि आप क्या हैं, आपके घर में आपके पापा क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। उसी तरह से ये जो सूर्य है ये भी क्या है, मुखिया है। याद रखिएगा, जैसे पूरा सौर परिवार जितना भी है, जैसे आप आकाश में देखिए, ठीक है। आप एक ट्रिक से याद करिए, जैसे आप आकाश में देखिए वहाँ पर आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, सब कुछ दिखता है, सूर्य दिखता है। तो समझ जाइए कि सबका बाप यही सूर्य ही है। तो यही इसीलिए कहते हैं कि सूर्य जो हमारा है वो सौर परिवार का मुखिया है। मतलब इन सबका बाप दाता जो भी है, मतलब इनका दादा, मतलब सबसे बड़ा या बाप मुखिया हो या दादा मुखिया हो, तो यही सूर्य है। ठीक, सूर्य के निकट का ग्रह क्या हमारा बुध है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, पॉइंट ये पूछता है आपको क्वेश्चन कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो बुध है। कैसे है, देखिए सबसे पहले हमारा सूर्य आता है, सूर्य के बाद हमारा क्या आता है, बुध आता है, बुध के बाद हमारा शुक्र आता है, शुक्र के बाद हमारा क्या आता है, पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद हमारा क्या आता है, मंगल आता है। इस तरीके से ग्रह हमारा आता है। तो सबसे पहले सूर्य आ गया, सूर्य के बाद ये क्या आ गया, बुध आ गया। तो ये क्या है, ये सूर्य के सबसे निकट है। अभी हम नीचे और भी आपको इसको समझाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए लाल ग्रह क्या है, मंगल है। जैसे हम कहते हैं ना, अभी से हम ट्रिक से देखते हैं कैसे याद करेंगे कि लाल ग्रह को हम क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कहीं शादी वगैरह में जाते हैं आप, यहाँ पर हवन कुंड बना रहता है इस तरीके से, तो हम कहते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु, फिर उसके बाद कहते हैं स्वाहा। तो यहाँ से अग्नि क्या होती है, निकलती है, और वो कैसी होती है, लाल होती है। तो आप याद रख सकते हैं कि मंगलम भगवान विष्णु स्वाहा, उसके बाद अग्नि क्या निकलती है, लाल निकलती है। तो जो मंगल ग्रह है इसी को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मंगल कार्यक्रम हो रहा है, मंगलम भगवान विष्णु, उसके बाद यहाँ पर अग्नि क्या कर रही है, रेड निकल रही है। तो इससे याद रख सकते हैं कि मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ये आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला हम देखते हैं शुक्र और अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जिसकी घूमने की दिशा उल्टी होती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एक शुक्र है और एक जो अरुण है, ये इतने पागल इंसान है ये दोनों कि ये हमेशा उल्टा घूमते रहते हैं। कौन, शुक्र और अरुण, ये दोनों हमेशा उल्टा घूमते रहते हैं। कैसे घूमते हैं, दक्षिणावर्त में, मतलब पूरब से पश्चिम। अगर आप पश्चिम से पूरब घूम रहे हैं तो ये पूरब से पश्चिम, मतलब इनका अलग ही चलता है। अगर सारे ग्रह देखिए इस तरीके से घूम रहे हैं, एक सेकेंड आपको बता देते हैं। जैसे समझ जाइए कि ये पूरा है और सारे ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका हमेशा दूसरे से भिड़ने का मन रहता है, इसलिए ये उल्टा आएंगे कि मतलब अगर आप इधर जा रहे हैं तो हम इधर आएंगे, इस तरीके से। तो ये दक्षिणावर्त पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक, ये याद रखिएगा कि शुक्र और अरुण दो ऐसे पागल ग्रह हैं जो घूमने की जो दिशा इनकी होती है हमेशा उल्टी होती है। इनका दिमाग हमेशा क्या चलता है, उल्टा ही चलता है। ठीक, अब हम आते हैं पृथ्वी को लेकर। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उसी को लिए हैं और उसी को ट्रिक से बता रहे हैं, आप याद रखिएगा। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है। पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र है, आप इन्हें याद रखिएगा। अब बहन कैसे हुई पृथ्वी की, ये शुक्र, क्योंकि देखिए पहले आपका क्या आता है, सूर्य आता है। ठीक, सूर्य के बाद कौन आता है, बुध आता है, बुध के बाद कौन आता है आपका, शुक्र आता है। ठीक है, शुक्र के बाद कौन आता है, पृथ्वी आती है। अब ये पृथ्वी यहाँ पर है
अब यहाँ पर आपका क्या है, सुख है। अब ये दोनों क्या है, बहन है। ठीक, एक दूसरे को क्या मानती है, बहन। भाई हम तुम्हारे पास हैं, तुम हमारे पास हो, हम ज़्यादा नज़दीक हैं, तो ये बहन बहन का रिश्ता रख ली है, मतलब इनकी मुँह बोली बहन है। इस तरीके से याद रखी लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, छल्ला वाला एकमात्र ग्रह कौन है, शनि है। जैसे हम कहते हैं ना, अब इसे हम ट्रिक कैसे लगाएंगे कि छल्ला वाला ग्रह कौन है, शनि है। अब ये मान लीजिए आपका ये ग्रह है, अब इसी में ये क्या है, छल्ला बना हुआ है। अब देखिए जिसके ऊपर ग्रह रहता है वो क्या कहते हैं, छल्ला वगैरह पहने रहते हैं, तो उससे याद रखिएगा। जैसे कि कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसे हाथ में क्या रहते हैं, छल्ला वगैरह पहने रहते हैं। ये देखिए हाथ बहुत अच्छा नहीं बना है, ये तो पेड़ बन गया। तो याद रखिएगा कि ये ऐसे छल्ला वगैरह पहने रहते हैं। तो ऐसे ही शनि ग्रह है कि इनके में क्या है, ये एक ऐसे शनि ग्रह है जिसके क्या है, ये छल्ला वाला ग्रह है। मतलब ये तो ग्रह तो है, इधर हैं, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है, ऐसे ऐसे छल्ले बने हुए हैं। तो कहते हैं जिसके, जैसे मान लीजिए आपके ऊपर शनि ग्रह है तो आप छल्ला वगैरह पहने रहते हैं, तो सेम ऐसे ही याद रखिएगा कि आपके ऊपर शनि ग्रह है और आप छल्ला वगैरह पहने हैं। ठीक, अगला है कि प्लूटो पहले ग्रह था, अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। प्लूटो बेचारा, प्लूटो की पहले बहुत इज्जत थी, ग्रह था, बड़ा आदमी था, लेकिन बाद में इसको मार पीट के क्या कर दिया गया, क्षुद्र आदमी बना दिया गया, छोटा ग्रह बना दिया गया। मतलब क्षुद्र का मतलब छोटा। ठीक है, प्लूटो पहले क्या था, ग्रह था, मतलब पहले बड़ा आदमी था बेचारा, ग्रहों में गिना जाता था कि हम किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको मार पीट के छोटा कर दिया गया, ये क्षुद्र ग्रह में आ गया। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। प्लूटो क्या था पहले, देखिए प से प्लूटो पहले बड़ा था, पहले क्या था, ग्रह था, पहले बड़ा था। ग्रह क्या करते हैं, सबके ऊपर जाते हैं तो आक्रमण ही करते हैं, तो इसलिए ये पहले आक्रमण करता था, लेकिन बाद में ये बेचारा क्षुद्र ग्रह में आ गया, छोटे ग्रह में आ गया, तो ये शांत हो गया। आगे हम देखते हैं, तारा का अपना प्रकाश है। ठीक है, तारा क्या होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है। जब सूर्य भी तारा है तो सूर्य का भी क्या होगा, अपना प्रकाश होगा। अब देखिए इसको ऐसे याद करेंगे कि इनका अपना प्रकाश है तभी चमकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जाते हैं सुबह के टाइम और कहते हैं लो भाई हम यहाँ से इस तरीके से तुमको टार्च दिखा रहे हैं और तुम जलो फटाफट से, ऐसा हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं ना कि चलो भाई ये सूर्य हैं, ठीक, और उसके बाद हम ये नहीं कहते ना कि चलो भाई हम यहाँ से टार्च दिखा रहे हैं तुमको और तुम जलो सुबह के टाइम, ऐसा तुम करते नहीं हैं। ये इनका अपना प्रकाश होता है, ये अपने से चमकते हैं, इन्हें लाइट वाइट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो तारा का अपना प्रकाश होता है, तारे का भी, और सूर्य भी हमारा क्या है, तारा है, तो उसका भी अपना ही प्रकाश होगा। अब हम देख लेते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट में आता है। कितने मिनट में आता है 8 मिनट में। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ सूर्य निकला और चमकना स्टार्ट किया, अब ये जैसे ही पृथ्वी पे आएगा तो इसको 8 मिनट लग जाता है वहाँ से आने में। ये जितनी दूरी पर है इसको कितने मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है आने में। अब आगे हम देख लेते हैं क्या है, सूर्य के बाद क्या होता है, सबसे नज़दीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। सोचिए कि सूर्य के बाद जो ग्रह आएगा, अब इसका प्रकाश अगर पृथ्वी तक हमें पहुँचाना हुआ तो ये इसका प्रकाश पहुँचने में लगभग आपको 4 साल लग जाएंगे। सूर्य का क्या लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है आपका, लेकिन दूसरे का कितना लग जाएगा, 4 साल लग जाएगा। तो सोचिए जस्ट इसके बाद वाले ग्रह का ही बात कर रहा है कि अगर हम इसके जस्ट बाद वाले ग्रह का अगर हम प्रकाश पृथ्वी तक लाएं तो लगभग 4 साल लग जाएगा, ऐसा कह रहा है। ठीक, तो आपको याद रखना है बस कि सूर्य के बाद सबसे नज़दीक ग्रह का तारे का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में आपको लगभग 4 साल लग जाते हैं, और सूर्य का पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट लगता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सूर्य का, पूछता है कि कितने मिनट लगता है, तो 8 मिनट लगता है। अब देखिए पृथ्वी पर जीवन है, सभी को पता है, इसमें ट्रिक की कोई बात नहीं है, पृथ्वी पर जीवन है तभी हम जिंदा हैं। ठीक, अंतरिक्ष से देखने पर धरती नीली होती है। कभी आपका मन करे या कभी ऊपर जाने का मन करे तो ऊपर जाइएगा या भगवान के पास जाइएगा जो भी, तो वहाँ से देखिएगा कि पृथ्वी कैसी दिखती है। अभी तो हम यहाँ से बस हम कह ही सकते हैं कि नीली दिखती है, लेकिन जब हम लोग एक दिन भगवान को प्यारे होंगे तो वहाँ से आप ज़रूर याद करके जाइएगा कि हमें देखना है कि पृथ्वी कैसी दिख रही है, नीली दिख रही है, कैसी दिख रही है, तब पता चलेगा। मतलब ये होता है ना, प्रूफ हो जाएगा कि पृथ्वी नीली है कि कैसी है। अभी तो हमें बताया जाता है कि नीली है,
अब हम तो अंतरिक्ष में जा नहीं सकते, लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा आप जाइएगा तो आप प्रूफ करिएगा कि नीली है या पीली है पृथ्वी। ठीक, अगला है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर 71% जल और 29% क्या होता है, स्थल होता है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब देखिए वायुमंडल में प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें हमारी आ रही हैं, ठीक है, ये आ रही है तो ये जाएंगी भी, ऐसा नहीं है कि बैठ के आपके साथ गोलगप्पा खाएंगी। ठीक, तो ये अगर आ रही है यहाँ से तो ये जाएंगी भी यहाँ से, ऐसा नहीं कि यहीं पे रुक के रहेंगी। तो यही कह रहा है कि परावर्तित होती हैं। परावर्तित का मतलब होता है कि अगर आई तो ये जाएंगी भी। तो यही कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित होती है। जैसे जो सूर्य के प्रकाश है तो उसकी किरणें आई तो वो क्या करती है, वो जाती भी हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ आई वहीं बैठ गए और वहीं पे उनको खाना पीना दो या आपके साथ बैठ के मजे कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, इस तरीके से नहीं। वो आई हैं तो वो जाएंगी, इनका यही काम है, आना और जाना। ठीक है, तो यही कह रहा है कि प्रकाश में वायुमंडल में प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तित होती हैं, मतलब आती हैं तो जाती भी हैं, ऐसा नहीं कि रुक के आपके साथ गोलगप्पे खाती हैं। तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। जो समुद्र का सतह होता है ये हमारा, यहाँ से जब जो ये किरणें जाएंगी, जो परावर्तन होगा यहाँ से, तो ये सबसे ज़्यादा किस कलर का परावर्तन होगा, तो यहाँ पर नीले रंग का परावर्तन होगा ज़्यादा। किसका, जब समुद्र तल पर आप जाएंगे तब क्या होगा, नीले रंग का परावर्तन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पृथ्वी पर जो हमारा 71% है, 71% हमारा जल होता है और 29% हमारा क्या होता है, स्थल होता है। स्थल मतलब जो आपकी ज़मीन है, जहाँ पर आप सभी रह रहे हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, जहाँ पर पानी नहीं है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं। अब आइए, अब देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे देखिए चाँद पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब आप समझ लीजिएगा, उपग्रह का मतलब आप यहाँ बीबी से समझ लीजिएगा, मतलब वाइफ से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं जहाँ भी उपग्रह कहूँगी आप वहाँ वाइफ को अपने दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ कैसे याद रखना है। ठीक है, देखिए चाँद जैसा मुखड़ा लेके जाओ ना बाजार में। ठीक है, तो ये पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब पृथ्वी अपने उपग्रह को क्या कहती है, मतलब पृथ्वी अपने बीबी को, यहाँ पर पृथ्वी की भी बीबी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि लड़कियों की भी शादी हो जाती है, तो पृथ्वी की भी ये बीबी हो गई। चाँद क्या है, पृथ्वी की बीबी है। आप समझ लीजिए इन दोनों लड़कियों की शादी हो गई है। ठीक, अब यहाँ पर ये इसकी क्या है, बीबी है, तो कहा गया है उपग्रह का मतलब आप बीबी समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो उपग्रह है या पृथ्वी की जो बीबी है वो कौन है, चाँद है। ये आप सभी याद रखिएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। मतलब चंद्रमा का प्रकाश, मतलब जो पृथ्वी की बीबी है इनका जो प्रकाश है, ठीक है, पृथ्वी की बीबी कौन है, चांद है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी की बीबी का जो प्रकाश है वो लगभग कितने सेकेंड में पहुंचता है पृथ्वी के पास, तो ये आपके 1.25 सेकेंड में पहुंचता है, मतलब 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। ये याद रखिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं, याद हो गया आपको कि चाँद पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब पृथ्वी का उपग्रह मतलब पृथ्वी की बीबी कौन है, चाँद है, और चाँद पृथ्वी की बीबी है। तो जो पृथ्वी की बीबी है इनका जो पृथ्वी पर जो इनका प्रकाश है अगर वो आएगा तो 1.3 सेकेंड में आएगा, मतलब 1.25 सेकेंड में आएगा। ये याद हो गया आपको। अब देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, मतलब ये अपने पति की क्या कर रही है, चंद्रमा चाँद परिक्रमा कर रही हैं, अपने पति की परिक्रमा कर रही हैं। तो अपने पति की जो परिक्रमा करेंगी ये 27 दिन 8 घंटे में पूरा करेंगी। ठीक है, चाँद कौन था, बीबी है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, मतलब अपने पति की परिक्रमा कर रही हैं, पृथ्वी इनका पति है, यहाँ बता दिए ना। तो ये अपने पति की जो परिक्रमा कर रही है चाँद के पति कौन है, पृथ्वी की जो परिक्रमा करेंगी वो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करेंगी, मतलब 27 दिन। अब यहाँ से याद रखिएगा 27 दिन 8 घंटे में क्यों करेंगी, क्योंकि ये परिक्रमा कंप्लीट होगा और 29वें दिन इनकी सैलरी आएगी और ये इनकी बीबी के जेब में जाएगी। ठीक, अब अगला हम देखते हैं, चंद्रमा दिन में अधिक गर्म और रात में अधिक ठंडा रहता है। अब इसका ट्रिक देख लीजिए कैसे आपको याद रहेगा। देखिए
दिन में जैसे सूर्य निकल जाता है तो सूर्य से जो निकलता है तो चंद्रमा क्या होता है, ढक जाता है। अब इनको आ जाता है गुस्सा, ठीक है, इसीलिए इनको दिन में हमेशा गुस्सा ही रहते हैं, ये गर्म ही रहती हैं चंद्रमा। और रात में क्या होती हैं, सूर्य ढल जाते हैं तो ये दिखने लगती हैं, तो ये क्या हो जाती है, खुश हो जाती हैं देखते, फिर इनके चेहरे पे लाइट आ जाता है, तो ये रात में क्या रहती हैं, ठंडी रहती हैं, ये याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं, इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा चांद जैसा मुखड़ा लेके, इसे जो कहते हैं ना, तो जो कहे कि चांद जैसा मुखड़ा लेके जाओ ना बाजार में, तो समझ जाइए कि वो आप पर टोन छोड़ रहा है, क्योंकि चांद का जो धरातल वो बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो आपका भी जो मुखड़ा होगा वो इसी तरीके से होगा। तो अगर आज के बाद आपको कोई कहे कि चांद जैसा मुखड़ा लेके, तो भाई उस पर थोड़ा गौर करिएगा आप सभी। तो ये देखिए ऐसा ही मुखड़ा होगा, सेम सेम, अगर चांद जैसा मुखड़ा जो रखता होगा, इस पर मिट्टी नहीं है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे है कि बृहस्पति के 63, शनि के 62 उपग्रह हैं। भाई देखिए इनकी बीबियों की संख्या कितनी है। हमने क्या कहा था, उपग्रह का मतलब वाइफ, ठीक है। तो बृहस्पति की जो वाइफ है वो 63 वाइफ हैं। बृहस्पति के पास कितनी वाइफ है, 63 वाइफ हैं। और शनि के पास कितनी वाइफ है, 62 वाइफ हैं। अब सोच लीजिए, बृहस्पति के पास कितनी वाइफ, 63, और शनि के पास कितनी वाइफ, 62। इन्होंने 63 और 62 शादियाँ कर ली हैं। और जैसे कहा जाता है ना, बृहस्पति और शनि ग्रह, ये 2 ग्रह होते हैं जो किसी के ऊपर चले जाए तो बहुत आक्रमण करते हैं। तो इस तरीके से है कि ये 63 लोगों के ऊपर ही इनका ग्रह एकदम छत्र छाया हुआ था, और शनि का 62 लोगों पे छाया हुआ था। तो इस तरीके से इन्होंने 63 शादियाँ की है, इन्होंने शनि ने 62 की है। अब आगे आज ये देखते हैं कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये दोनों बावले हैं, ठीक है, इनके पास बीबी है ही नहीं, समझ जाइए, क्योंकि ये बेरोजगार हैं। तो ये जो बुध हैं और ये जो शुक्र हैं, ये आप लोगों की तरह बेचारे बेरोजगार हैं, तो इनके पास बीबी ही नहीं है, मतलब कोई उपग्रह ही नहीं है। किसके पास, बुध और शुक्र के पास बीबी ही नहीं है, समझ जाइए। और जैसे कहते हैं बुध और शुक्र बहुत सीधे साधे हैं बेचारे। जैसे लड़कियों में होता है कि लोग कहते हैं कि बुधवार के दिन आप बाल धुल लीजिए, उस दिन ग्रह नहीं रहता है। शुक्रवार के दिन बाल धुल लीजिए, ये अच्छा दिन है। लोग कहते हैं ना, आज बुधवार है तो आज अच्छा दिन है, शुक्रवार है तो आज अच्छा दिन है। तो इसीलिए बेचारे ये इतने अच्छे हैं कि इनकी शादी ही नहीं हुई, इनके पास बीबी ही नहीं है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि बुध और शुक्र आप अच्छा दिन मानते हैं, कि बुधवार के दिन लोग कहते हैं जैसे कि बुधवार का दिन बहुत अच्छा होता है, शुक्रवार का दिन अच्छा होता है। तो इस तरीके से इनके पास बीबी नहीं, क्योंकि ये इतने अच्छे इंसान हैं कि ये इनके पास बीबी है ही नहीं। आप ऐसे याद रखिएगा। शनि, अब शनि के पास हमने कितना बताया, 62 बीबियाँ थीं। अब इनकी सबसे बड़ी बीबी का नाम क्या है, टाइटन है। टाइटन घड़ी जानते हैं, जैसे टाइटन की जो घड़ी होती है वो बहुत महंगी आती है, तो इन्होंने अपनी जो बड़ी बीबी का नाम रखा है, सबसे बड़ा उपग्रह मतलब सबसे बड़ी बीबी, इनका जो नाम रखा है इन्होंने टाइटन रखा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, तो जो शनि की सबसे बड़ी बीबी है वो कौन है, टाइटन है। उपग्रह का मतलब बीबी, याद रखिएगा। अब आगे है, उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं रहता, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना, उपग्रह का अपना प्रकाश मतलब बीबियों का अपना पैसा नहीं रहता तो पति का है, लेकिन रोब उनका एकदम अपार रहता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो बीवियाँ होती हैं उनके पास अपना पैसा नहीं होता है, वो चमकती हैं वो अपने पति के ही दम पे, लेकिन उनका वो चीज़ अलग ही रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। देखिए, कोई यहाँ पे दिल से मत लीजिएगा, और ये बस मैं ट्रिक के लिए यूज कर रही हूँ, और कोई यहाँ पे फिर वो पूर्वा लग्न वाला करके कमेंट मत कर दीजिएगा आप सभी। चलिए अगला देखते हैं, क्या है, क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। अब कैसे है, यहाँ पर देखिए क्या है, मंगल है, और यहाँ पर क्या है, बृहस्पति है। अब इन्हीं के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो अब देखिए, किसी किसी को देखेंगे, किसी के पापा का नाम क्या है, मंगला होता है, और यहाँ पे मम्मी का नाम क्या रख दे रहे हैं, बृहस्पति रख दे रहे हैं हम, ठीक है। सबको पता है कि पापा का नाम मंगला होता है, लेकिन हम मम्मी का नाम यहाँ गलती से बृहस्पति रख दे रहे हैं। अब इसी के बीच, क्षुद्र मतलब छोटा होता है, इसी के बीच छोटू मोटू सो आप हैं, ठीक है। ये मम्मी और ये पापा, और इन्हीं के बीच क्या है, आप है, क्षुद्र, ठीक है। मंगल आपके क्या है, पापा हैं। देखिए, जब भी आएगा तो ये यही क्वेश्चन पूछेगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है। तो जैसे ही मंगल को देखिए तो मंगल से मंगला याद रखिएगा कि किसी किसी के पापा का नाम मंगल भी होता है या मंगला भी होता है।
तो पापा का नाम मंगला और मम्मी का नाम बृहस्पति, और ये हो गए मंगला पापा और ये हो गए मम्मी बृहस्पति और ये हो गए आप क्षुद्र यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका भाई भी आएगा। अब जैसे ही सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस, अब सबसे बड़ा भाई आपका, जैसे अब यहाँ पर आप क्षुद्र ग्रह हैं तो क्षुद्र ग्रह में आपके भाई बहन आप सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि आप इनके बच्चे हैं इन दोनों के, तो आप दोनों आ जाएंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, अब यहाँ पे आपके बड़े भाई का नाम पूछेगा। तो जब आपके बड़े भाई का नाम पूछेगा तो क्षुद्र ग्रह के बड़े भाई का नाम क्या है? सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? आपका सीरस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्षुद्र ग्रह हैं, आपके भाई बहन आप सभी। तो सबसे बड़ा कौन इसमें है? आपका भाई है, तो आपके भाई का नाम क्या है? सीरस है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए मंगल के दो उपग्रह हैं। मंगल, अभी हमने क्या बताया? मंगल मतलब मंगला, आपके पापा, मतलब आपके पापा नहीं, किसी के भी पापा समझ लीजिए। इनकी कितनी बीबियां हैं? 2 हैं। उपग्रह का मतलब हमने हमेशा क्या बताया आपको? बीबी बताया है। तो मंगल की कितनी बीबियां हैं? 2 बीबियां हैं। एक का नाम क्या है? डिमोस और एक का फोबोस नाम है। मंगल की 2 बीबियां, एक का नाम डिमोस और दूसरी का नाम फोबोस। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। हमारी पृथ्वी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब आप सभी को पता है कि 7 तारों का समूह होता है ये। तो इसमें 7 तारों कौन कौन से 7 तारों का ये आपका नाम दिया हुआ है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे ऋतु हो गया, पुलह हो गया, पुलस्त्य हो गया, अत्रि हो गया, वशिष्ठ हो गया, अंगिरा हो गया एवं मरीचि हो गया। ये 7 तारों का है, लेकिन ये यूनानी ग्रंथ में इनका नाम अलग है। यूनानी ग्रंथ में इनका जो नाम है वो अल्फा है। ये अल्का नहीं रहेगा, अल्फा रहेगा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोग, एटा एवं जेटा है। ये याद रखिएगा आप सभी। अब आगे हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर याद करने वाली चीज़ है, यहाँ पर देखिए ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। देखिए ये ऋतु और ये पुलह है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनको मिलाने का काम कौन करती है? रेखा करती है। तो ये जो रेखा है ये किसकी सूचक है? ये उत्तर दिशा की सूचक है। ठीक है, ये हर बात का उत्तर कौन देती है? रेखा देती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कौन है? ये ऋतु है और ये पुलह है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनके में जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो ये जो रेखा है हमेशा उत्तर ये रेखा देती है। जो भी इनके लड़ाई झगड़े जो भी चलते हैं तो ये सारे झगड़े आते हैं रेखा के पास, तो इसका जो भी उत्तर है वो हमेशा रेखा देती है। तो यही कहते हैं यहाँ पर कि ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली भी रेखा है और इनका उत्तर देने वाली भी रेखा है। तो उत्तर दिशा का ये क्या है? सूचक है। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा देखिए ये क्या होता है? एक स्थिर तारा है। स्थिर तारा का मतलब ये बेचारे एक ही जगह एकदम व्यस्त एकदम यहीं बैठे ही रहते हैं। यहीं पे इनके पानी दो, यहीं पे खाना दो, यहीं पे नहलाओ, यहीं पे खिलाओ, सब कुछ करो। ये क्या मजाल है कि उठ के, होते हैं ना कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, क्या मजाल है कि उठ के अपने खाट से दूसरे खाट या दूसरी जगह चले जाए या एक गिलास पानी तक लेके पी ले। जैसे हम लोग के घर में जैसे बड़े लोग होते हैं, दादा लोग होते हैं, तो क्या करते हैं वो चेयर पे बैठे ही रहते हैं और वहीं से आपको आवाज़ लगाते हैं, पानी दे दो, खाना दे दो, चाय दे दो। तो इस तरीके से ये ध्रुव तारा दादा भी हैं, इनको हम दादा ही कहेंगे। ठीक है, यह उत्तरी अक्ष पर अवस्थित हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पर आप देखिएगा अक्ष किस तरीके से, ये यहाँ हो गया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो ये इसी कॉर्नर में यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे। अब यहाँ बैठने के बाद ये हटते नहीं हैं और ये उत्तरी अक्ष पे क्या है? यही उत्तरी अक्ष पे क्या है? स्थित रहते हैं और यही बैठे रहते हैं हमेशा, कभी भी यहाँ से हटते ही नहीं हैं। ठीक, तो अब ये यहाँ से हटते नहीं हैं तो सारे लोगों को पता चल गया है कि ये इसी दिशा में बैठते हैं। तो जब भी हमारे जो नाविक होते हैं प्राचीन भारत में, जैसे पुराने टाइम में जब जो नाविक होते थे वो क्या करते थे? उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए, जैसे जब वो पानी में अपना नाव चलाते थे तो उन्हें पता नहीं चलता था कि दिशा किधर है, या भोर के टाइम या रात के टाइम। तो ये जो दादाजी हैं ये अपना उत्तर में टिमटिमाते रहते हैं हमेशा यहीं पे। तो इनको पता है कि दादाजी यहाँ से हटने वाले नहीं है, दुनिया पलट जाए कुछ भी हो जाए ये यहीं पे बैठेंगे, उत्तर में ही बैठेंगे। तो ये पता करते थे कि उत्तर किस साइड है। तो इस हिसाब से दादाजी को देख के ये पता कर लेते थे कि हमारा अगर उत्तर में घर है तो हमें किस साइड जाना है। ठीक, आपको पता चल गया।
ध्रुव तारा हमेशा कहाँ रहता है, इसी उत्तर में रहता है। अब आगे हम देखते हैं राशि की संख्या। राशि की संख्या कितनी होती है आपकी, 12 होती है। तो हम आपको आपकी राशि नहीं बताएंगे, नहीं तो आप टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी राशि देख सकते हैं जाकर। चलिए देखिए, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। पृथ्वी जो हमारा है, इसके चारों तरफ विभिन्न तारों का समुदाय है, अलग अलग तारे हैं, और इन तारों की जो संख्या है कितनी है, वो 27 है। ठीक, पूछ सकता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो तारों की के समुदाय है उनकी संख्या कितनी है, तो 27 है। अब आगे देखते हैं, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से क्या होता है, गुजरना पड़ता है, और इस तारे के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। इसी तारे को समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। जब ये चांद क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मतलब अपने पति की, जैसे हमने आपको बताया था कि ये चांद है, चांद अपने पति की परिक्रमा करता है, मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तो ये बहुत सारे इनके मतलब किसी न किसी तारों के समूह के साथ ये क्या करते हैं, गुजरते हैं। तो जहाँ से ये गुजरेंगे, जिस तारे के समूह के साथ गुजरते हैं, वही किसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। अब नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में क्या करती है, पार कर लेती है। जितने भी नक्षत्र होते हैं, पृथ्वी क्या करती है, उसे 14 दिन में क्या करती है, पार कर लेती है। और नक्षत्र की जो अवधि होती है वो क्या होती है, 14 दिन की होती है। अब आगे हम देख लेते हैं। अब देखिए, ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। तो चलिए हम देखते हैं ग्रह के बारे में। देखिए, ग्रहों की संख्या हम देख लेते हैं। अब ये इंग्लिश में है, इसको अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं याद होगा, और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, उससे ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये वरुण रहेगा, परुण नहीं, यहाँ पर आप वरुण लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी के पास कौन है, शुक्र है। तो ये पृथ्वी का क्या है, सबसे निकटवर्ती ग्रह है। अब यहीं पर पूछ सकता है कि सूर्य का निकटवर्ती ग्रह, तो यहाँ सबसे पहले क्या आता है, सूर्य आता है। सूर्य क्या है, हमारा मुखिया है। आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमारा सूर्य आता है। सूर्य क्या है, मुखिया है। तो सूर्य के बाद क्या आता है, बुध आता है। तो बुध हमारा हो गया, ये हो गया। अब इसको याद करने का हम तरीका बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, आपको याद नहीं हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, देखिए यहाँ पे सारे का जो पहला अक्षर है, सबसे पहले उसको ले लीजिए 4 का, और फिर इधर 4 का बांट लीजिए। तो यहाँ पे व श पम, बुध से व लिए, शुक्र से स लिए, पृथ्वी से प लिए, और मंगल से म लिए। तो ये हो गया बशपम। अब यहाँ क्या करेंगे, बृहस्पति से व लिए, शनि से स लिए, ठीक है। अब अरुण को हम क्या कहते हैं, अरुण को कहते हैं यूरेनस, और वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून। तो यूरेनस से यह हो गया, नेपच्यून से न हो गया आपका, ठीक है। तो व श पम मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और व श य न मतलब बृहस्पति और शनि, य से यूरेनस, न से नेपच्यून। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको इंग्लिश में इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे MVEMJSUN इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये हो गया आपका। अब आकाशगंगा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आकाशगंगा लाखों तारों का क्या है, समूह है। कितने तारों का है, लाखों तारों का समूह है। ब्रह्मांड क्या आपका, अब देखिए ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा, ये लाखों तारों का समूह है, ये हो गया। अब ब्रह्मांड क्या है, लाखों आकाशगंगा का समूह है। आकाशगंगा का समूह क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे, और लाखों तारों के समूह को हम क्या कहेंगे, आकाशगंगा कहेंगे, ठीक। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। इसको पढ़ लेते हैं, फिर समझा रहे हैं आपको। उल्कापिंड जब वायुमंडल के कक्षा में प्रवेश करते हैं तो हवा के घर्षण के कारण आग पकड़ लेती है। अब देखिए, उल्कापिंड होता क्या है, हमको ये समझा दे पहले। उल्कापिंड देखिए, ये क्या होता है कि आकाश में चक्कर लगाता है, और कौन चक्कर लगाता है, छोटे छोटे पत्थर। ये आपका मान लीजिए आकाश हो गए। अब यही में क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं, ये क्या है, घूम रहे हैं जगह जगह।
अब ये घूम रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पत्थर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यही हमारे उल्का पिंड है। अब देखिए होता क्या है, जैसे आप हैं, आप छोटे हैं, आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं, अब अपनी क्लास में पढ़ते पढ़ते क्या है, चक्कर लगाते दूसरे की क्लास में घुस गए। अब जैसे दूसरे के क्लास में घुसते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से जो टीचर हैं वो आपको डांटते हुए और डंडे से मारते हुए आपको अपने क्लास में भेजने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से ये भी है कि ये क्या करते हैं कि अपने कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते लगाते क्या करते हैं, वायुमंडल की कक्षा में घुस जाते हैं। अब जैसे ये वायुमंडल की कक्षा में घुसते हैं, समझ जाइए, और वहाँ पे क्या होता है, हवा के घर्षण के कारण इसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो यही हमारा क्या होता है, उल्का पिंड होता है। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। टूटता हुआ तारा क्यों कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम देखो टूटता हुआ तारा है और उसी में क्या करते हैं, विष मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, ये उल्का पिंड होता है और ये जैसे वायुमंडल में आता है ये आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। कभी कभी ये जो पत्थर होते हैं वो जल नहीं पाते पूरी तरीके से, और जब जल नहीं पाते तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी पर आकर गिरते हैं। तो यही क्या करते हैं, बड़े बड़े गड्ढों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यही जो उल्का पिंड होते हैं, अगर ये वायुमंडल में आग पकड़ ली अच्छी तरीके से और वहीं पर जलकर भस्म हो गए तब तो ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा है या फिर अच्छी तरीके से आग नहीं पकड़ा है या फिर ये गलती से क्या हुआ, पृथ्वी पर गिर गया और जहाँ गिरेगा वहीं पर क्या करता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे का क्या करता है, निर्माण कर देता है। तो यही आपका उल्का पिंड हो जाता है। ठीक है, तो आज के बाद मन्नत वन्नत मत मांगिएगा क्योंकि ये पत्थर होते हैं। तो बाकी अपना सबका सोचने का एक तरीका है, हो सकता है किसी की पूरी भी हुए मन्नतें, तो अब मांग लीजिएगा, मेरे कहने से ऐसा नहीं कि मत मांगिएगा। तो चलिए ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आपका पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। ठीक है, तो आप सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी है, तो हम आपको अगला चैप्टर भी लाएंगे। और हाँ, ये भी बताइएगा आप सभी कि क्या मैं चैप्टर को पढ़ाते हुए फिर उसके बाद में उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को लेकर चलूँ या फिर मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही करा दूँ, चैप्टर को छोड़ दूँ। तो आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एवरीवन।